ये जो मामले हैं मैं सीबीआई तक नहीं छोड़ूंगा, ध्यान रखना। मेरी जान चले जाए मुझे इससे मतलब नहीं है। और 70% लगभग मैं कार्य पूर्ण कर चुका हूं। मुझे डर है कि अब ये लोग पूरे इसमें फंसने वाले हैं और ये लोग जो है मुझे मार देंगे। तो मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा प्रमाण रखना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार की जो लड़ाई मैं लड़ रहा हूं, इसमें राज्य के मुख्यमंत्री खनन के क्षेत्र में और न्याय के क्षेत्र में दोनों जगह जो भ्रष्टाचार हुआ है उसमें सीधे तौर पर आरटीआई के अभिलेखों से दोषी हैं। यही हालत कल आपके साथ भी होने वाली है। कई आरटीआई एक्टिविस्टों को जो है पुलिस के द्वारा प्रताड़ित करने का प्रकरण पिथौरागढ़ से आया है। बॉबी पवार के साथ क्या घटना घटी सचिवालय में पूरा उत्तराखंड जानता है। उत्तराखंड राज्य को बनाने वाले लोग भी शहीद हुए। अगर इतने बड़े काम को करने में मैं शहीद भी हो गया, मैं मर भी गया, मुझे मार भी दिया, तो मुझे टेंशन नहीं है। अनेक क्षेत्रवासियों, उत्तराखंड वासियों और मेरे सभी इष्ट मित्र, बंधु बांधव और मेरे सभी संघर्ष के साथियों, कल मेरे साथ जो जानलेवा हमला मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर जो हुआ, दानीमंगर चौराहे से लगभग 100-150 मीटर आगे काली स्कॉर्पियो बगैर नंबर की, उसमें मास्क बांधे हुए नंगी तलवारों को लेकर के जो कल मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ जो घटना घटी है, शायद किसी अच्छे का तो दिल दहल जाएगा। मेरी पत्नी और मेरी बेटी अभी तक उस सदमे से नहीं उभरे हैं, क्योंकि एक परिवार के लिए एक बहुत बड़ी डैमेजेस की घटना है। लेकिन आप सभी ने, संपूर्ण उत्तराखंड वासियों ने मेरे द्वारा फेसबुक वॉल पर जो मेरे साथ ये घटना घटी थी उसको प्रसारित किया गया था, क्योंकि मैं जनता के अलावा कहाँ जाऊं, जनता को अपनी पीड़ा नहीं बताऊं तो मैं किसको बताऊं। इस उद्देश्य से मैंने सबको घटना से अवगत कराया था। तो उसके बाद से आप सभी लोगों के, हजारों लोगों के मुझे आशीर्वाद के रूप में जो अनमोल कमेंट्स प्राप्त हो रहे हैं, उसके लिए मैं और मेरा परिवार आप सबका ऋणी है। ये आपके अनमोल आशीर्वाद का ही फल है क्षेत्रवासियों। ये हजारों लोगों के आशीर्वाद का ही फल है। जाके राखो साइयां मार सके ना कोई। जब तक मेरी मृत्यु महाकाल के हाथ में नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जो कल ये घटना घटी है, इसने मेरे परिवार को पूरी तरह से डैमेजेस करने का काम किया है। देखो क्षेत्रवासियों, मैं भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा हूं। आपको मालूम है, मैंने पहले ही कहा था, खनन के क्षेत्र में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार, चाहे वो खनन के पट्टों को इश्यू करने का रहा हो, प्राइवेट कंपनियों को नदियों को खोदने का काम देने का हो, करोड़ों रुपए का जो इन्होंने खनन का जुर्माना कैसरों का माफ किया वो हो, अपने चहेते अधिकारियों को मनमाफिक पदों पर खनन के डायरेक्टर से लेकर के सेक्रेटरी तक बनाया। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं तो दुख संघ का जो भ्रष्टाचार था, मिलावटी दूध से लेकर के तमाम सारे करोड़ों के घोटाले, वो सब आप जनता के सामने है। अगर मेरी लड़ाई गलत थी तो वहां का जो सबसे बड़ा अधिकारी जीएम होता है निर्भय नारायण, वो मेरे 1.5 साल की लड़ाई और संघर्ष के बाद जो है वो सस्पेंड हुआ, टर्मिनेट हुआ है, अटैचमेंट में है, उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो गई है। ऐसे ही 6 अधिकारी दुग्ध संघ में ऐसे हैं जिनके ऊपर एसआईटी जांच चल रही है, आय से अधिक संपत्ति है। ये सारे दुग्ध हमारे उत्पादकों का जो शोषण करके इन लोगों ने जो घोटाला किया है, मैं उसके विरुद्ध भी जो है दमदार तरीके से लड़ाई लड़ रहा हूं। तो इन्हीं सारे मामलों को लेकर के मैं माननीय उच्च न्यायालय में जो सबसे बड़ा एक और घोटाला है वो न्याय के क्षेत्र में हुआ है। जब न्याय के क्षेत्र में ही उत्तराखंड वासियों इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, उत्तराखंड के उच्च न्यायालय में विशेष मामलों की पैरवी के लिए उत्तराखंड राज्य की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट हायर करने में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया है। और ऐसे एडवोकेट रखे गए, हैरत की बात यह है, दिस आर रिपोर्ट्स फ्रॉम द आरटीआई, जिन वकीलों को हायर किया गया 10-10 लाख रुपया प्रति हेयरिंग के दिया गया। सोचिए आप,
ये पैसा किसका था। और उसके बाद वो एडवोकेट अपीयर ही नहीं होते हैं, सुनवाई नहीं होती है उस दिन, और एक भारी भरकम भुगतान जो है उस सुप्रीम कोर्ट के वकील को कर दिया जाता है। तो ऐसे ही 3 बिंदुओं पर जो मेरा मुख्य टारगेट है राज्य के हित के लिए, वो है खनन के क्षेत्र का भ्रष्टाचार। उसमें 4-5 तरह के भ्रष्टाचार हैं। दूसरा आ गया आपका दुग्ध संघ में मिलावट से लेकर के इनके जितने टेंडर्स हैं, जितने घोटाले हैं, प्रमोशंस हैं, तमाम सारे इन्होंने जो ये वो बांटा है, पैसा बांटा है, तमाम सारी चीजों का लेखा जोखा उसमें है। तीसरा है न्याय के क्षेत्र में किया गया भ्रष्टाचार। तो मैं इन सबके लिए जो है माननीय उच्च न्यायालय में मैंने अलग अलग जनहित याचिकाओं दायर करके आरटीआई के तहत सुस्पष्ट प्रमाण अभिलेख एकत्रित करने के बाद मैंने जो है हाईकोर्ट में पीआईएल फाइल। और क्षेत्रवासियों, क्योंकि ये लड़ाई कागज की और संविधान की लड़ाई है, मेरे मुंह की लड़ाई नहीं है, तो अथक मेहनत के बाद आप सभी उत्तराखंड राज्यवासियों के आशीर्वाद से खनन के क्षेत्र में ऐसे निर्णायक आरटीआई मिली है कि आप लोग चौंक जाएंगे, जिसमें करोड़ों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। जब मैंने पूरा हिसाब लगाया तो कम से कम 3000 करोड़ रुपए का 3000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार केवल इन 3-4 सालों में खनन के क्षेत्र में हुआ है। ऐसे ही दुग्ध संघ में, ऐसे ही न्याय के क्षेत्र में। ये तो खाली अभी 3 विभाग हैं हमारे पास। तो इसके लिए मैंने पीआईएल की और माननीय न्यायालय ने इसमें बहुत अच्छी सुनवाई की। प्रोसीडिंग चल रही है, जवाब, काउंटर, सारी चीजें आ रही हैं। तो इसमें जो है उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी खनन की याचिका में, न्याय की याचिका में, जो न्याय के क्षेत्र में जनहित याचिका 112/2024 है, उसमें राज्य सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के सीएससी श्रीमान चंद्रशेखर रावत, सचिव न्याय, सचिव खनन, डायरेक्टर खनन, महानिदेशक खनन, ये सारे लोग इसमें पार्टी हैं। और दूसरी बात यह है कि ये सब लोग इसमें पार्टी हैं और आरटीआई के तहत सारे एविडेंस एकत्रित किए गए हैं। मैं एक तरफ 1.5 से 2 साल की इस मेहनत में 70% लगभग कार्य में भ्रष्टाचार को खोलने का पूर्ण कर चुका हूं। तो सम्मानित उत्तराखंड वासियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए किस तरीके से जो है इन्होंने मेरी भावनाओं को दबाने का काम किया और किस तरीके से मुझे दबाने का काम किया और भ्रष्टाचार की पोल ना खुले, ऐसा इनने काम किया। तो मैं उत्तराखंड वासियों आप सबको बताना चाहता हूं, देखिए ये घटना मेरे साथ घटी है। जानलेवा हमला मुझ पर हुआ है, मेरे परिवार पर हुआ है। आज मुझ जैसे कई लोग उत्तराखंड में भ्रष्टाचार की लड़ाई को लड़ रहे हैं। कई लोगों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, मुकदमे कायम हो रहे हैं और यही हालत कल आपके साथ भी होने वाली है। कई आरटीआई एक्टिविस्टों को जो है पुलिस के द्वारा प्रताड़ित करने का प्रकरण पिथौरागढ़ से आया है। बॉबी पवार के साथ क्या घटना घटी सचिवालय में पूरा उत्तराखंड जानता है। तो मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा प्रमाण रखना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार की जो लड़ाई मैं लड़ रहा हूं, इसमें राज्य के मुख्यमंत्री खनन के क्षेत्र में और न्याय के क्षेत्र में दोनों जगह जो भ्रष्टाचार हुआ है उसमें सीधे तौर पर आरटीआई के अभिलेखों से दोषी हैं। मैंने 3/12/2024 को, ये देखिए, इसी 3 तारीख को मैंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल, एसएसपी नैनीताल को हैंड राइटिंग में लिख करके उनके ऑफिस में जाकर के, उनके कार्यकाल में जाकर के, एसएसपी नहीं मिलते हैं मुझे, तो मैं वहां सिंगल विंडो में गया और मैंने 3/12/2024 को एसएसपी नैनीताल को लिख के दिया कि इस तरीके से मैं खनन के भ्रष्टाचारों को लेकर, दुग्ध संघ के भ्रष्टाचारों को लेकर, न्याय के क्षेत्र में किए गए भ्रष्टाचारों को लेकर के जो है माननीय उच्च न्यायालय में पीआईएल करता हूं, आरटीआई एक्टिविस्ट भी हूं और 70% लगभग मैं कार्य पूर्ण कर चुका हूं। मुझे डर है कि अब ये लोग पूरे इसमें फंसने वाले हैं और ये लोग जो है मुझे मार देंगे। मैंने स्पष्ट लिखा हुआ है इसमें कि उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
तत्कालीन सचिव जो खनन का सचिव था, जिसने पूरे करोड़ों करोड़ों के वारे न्यारे नियमों को धता बताते हुए, विधि को धता बताते हुए नियमों के विरुद्ध जाकर के जो है काम किए, वो है मीनाक्षी सुंदरम, ब्रजेश कुमार संत और एनएच घोटाले का जो सबसे बड़ा हीरो पंकज पांडे और दीपक जोशी जो पूरे भ्रष्टाचार का ताना बाना जो बुनता है, अनुभाग अधिकारी है औद्योगिक विकास खनन में, और लक्ष्मण सिंह जो अपर सचिव है। मैंने जो है 3 तारीख को इन सभी के विरुद्ध एसएसपी नैनीताल को लिख के दिया था कि भाई इनका लगभग अब 70% होमवर्क पूर्ण हो चुका है और आरटीआई की रिपोर्ट्स से ये सारे लोग दोषी साबित हो रहे हैं। और यह लोग अब, क्योंकि इन लोगों ने मुझे रोकने के लिए, उत्तराखंड वासियों, ये मेरी पीड़ा, मेरा दर्द है, ये दर्द कल किसी और का भी हो सकता है। इन्होंने सबसे पहले मुझसे लगभग 1.5-2 साल से मुझे पुलिस ने इतना प्रताड़ित किया। सबसे पहले मुझ पर 107, 116 लगाई, उसके बाद मेरा वेपन का जो लाइसेंस था शस्त्र का वो निरस्त किया, उसके बाद इन्होंने मेरी आवाज को दबाने के लिए मुझ पर गुंडा एक्ट लगाया। उसके बाद इनसे जब कुछ नहीं हुआ, 2023 में 22 मार्च 2023 को जो है इन्होंने एक झूठा मुकदमा छेड़खानी का एक महिला को यूज करके जो है मुखानी थाने में कायम कराया और मुझे 1 दिन के लिए जेल भिजवाया और सेम डे मेरी बेल हो गई। अगर मैं गलत होता क्षेत्रवासियों तो मैं तो जेल में होता। तो मैंने 3 बार यानी कि 3 दिसंबर 2024 को यहाँ के एसएसपी नैनीताल को लिखित में दिया कि भाई मैं एक आरटीआई एक्टिविस्ट हूं और मैं भ्रष्टाचार के लगभग 70% होमवर्क को पूर्ण कर चुका हूं। मुझे और मेरी जान को, मेरे परिवार को अपनी जान का खतरा है, ये हमें मार देंगे, क्योंकि करोड़ों का जो खनन का जुर्माना माफ हुआ है वो कम से कम 70-80 करोड़ रुपया है। तो ये सारे क्रैशरों का है, खनन माफियाओं का है, तो ये सारे पर मुख्यमंत्री के मुझे मार देंगे, सचिवों के कहने में मार देंगे, तत्कालीन जो डीएम इसमें इन्वॉल्व था उसके कहने में मार देंगे, तो कुछ भी कर देंगे। तो मैंने 3 तारीख को ही जो है पहले ही एसएसपी को दिया था, क्योंकि मेरी अंतरात्मा समझ गई थी कि मुझ पर अटैक होगा या मुझे जानलेवा हमला होगा, क्योंकि परमात्मा की एक आवाज चिता लेती है मित्रों, अभी न्याय है। अब क्षेत्रवासियों में आपको बताना चाहता हूं, मेरे द्वारा 13/10/2023 को ये देखिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप सभी लोग न्याय करना। 13/10/2023 को मैंने राज्य सरकार के सचिव गृह, जो राज्य का सबसे बड़ा होम डिपार्टमेंट का जो मालिक है, डीजीपी उत्तराखंड को, एसएसपी नैनीताल को 13/10/2023 को भी मैंने इन सभी को, डीआईजी कुमाऊं को बकायदा इनके ऑफिसों में जाकर के रिसीविंग मोहर लगा करके इनको मैंने बताया था कि भैया ऐसा है, मैं तमाम सारे भ्रष्टाचार को लेकर के जो है मुखर हूं। और ये भ्रष्टाचारी, क्योंकि इसमें जो दूध की जो मिलावट है, ये इसके तार उत्तर प्रदेश के नीलकंठ जो डेयरी है, उत्तर प्रदेश के बदायूं, राजस्थान के दुग्ध मिलावटों से इसके तार जुड़े हैं। मिलावटखोरों ने यहाँ के नेताओं के साथ मिलकर के करोड़ों का जो है धोखा, भ्रष्टाचार किया। तो इनके तार उत्तर प्रदेश के बदायूं तक, कहां तक इनके तार बिछे हुए हैं। तो मैंने 13/10/2023 को भी जो है एसएसपी, डीजीपी, सचिव गृह, एसएसपी नैनीताल, इन सबको लिखित में दिया कि भाई आप जो है मेरी सुरक्षा दो, मुझे अपने लिए सुरक्षा नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे अपने मिशन को पूर्ण करना है, मुझे उसके लिए सुरक्षा चाहिए। जहां तक मारने का प्रश्न है, अगर मेरी मृत्यु ऐसे ही लिखी है तो उसे कोई टाल नहीं सकता। रही बात, अगर मैं इस राज्य के इतने बड़े भ्रष्टाचार को खोलने में कामयाब हो गया, इस करोड़ों के भ्रष्टाचार को खोल करके इस पैसे की राज्य के हित में, जनता के हित में रिकवरी कराने में मैं सफल हो गया, तो उसके बाद अगर मेरी मृत्यु हो भी जाती है, तो जिन लोगों ने देश को आजाद कराया, देश को आजाद कराने वाले लोग, वो भी तो शहीद हुए। उत्तराखंड राज्य को बनाने वाले लोग भी शहीद हुए। अगर इतने बड़े काम को करने में मैं शहीद भी हो गया, मैं मर भी गया, मुझे मार भी दिया, तो मुझे टेंशन नहीं है। टेंशन इस बात को लेकर के है कि मेरा काम अभी 70% में रुका है, 30% निर्णायक टर्निंग पॉइंट अब शुरू होने वाला है। इसीलिए मैंने 13/10/2023 और 3/12/2024 को इन सभी को, ये जिम्मेदार हैं, दिया
देखिए क्षेत्रवासियों, 20/9/2022 को राज्य सूचना आयोग को जब मैंने शिकायत की कि भाई मैं एक आरटीआई एक्टिविस्ट हूं, भारत के संविधान में, उत्तराखंड के शासन के नियमावली में, कार्मिक अनुभाग की नियमावली में, गृह अनुभाग की नियमावली में लिखा हुआ है कि अगर किसी आरटीआई एक्टिविस्ट को जान माल की रक्षा के हेतु, अपनी जान बचाने के लिए, राज्य के हित में घोटालों का पर्दाफाश करने के लिए अगर उसे सुरक्षा चाहिए तो उसे सुरक्षा दो। तो 20/9/2022 को एसएसपी नैनीताल को राज्य सूचना आयोग के सचिव के द्वारा आदेश किया गया कि भुवन पोखरिया को जान माल का खतरा है, उसे सुरक्षा दो, लिखा है उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग। देखिए आप, तो इसके बाद भी जो है इन्होंने मुझे सूचना नहीं दी। और मैं आप सबको बताना चाहता हूं क्षेत्रवासियों, ये देखिए, मैं इनसे सुरक्षा कोई भीख नहीं मांग रहा हूं, ये उत्तराखंड राज्य के शासनादेश है। एक आरटीआई एक्टिविस्ट को उसकी जान माल की रक्षा हेतु आप सुरक्षा उपलब्ध कराएंगे, ये उत्तराखंड राज्य का शासनादेश है, ये शासन का शासनादेश है। कब का है ये शासनादेश? जो है 14 जुलाई 2014 का शासनादेश है कि आप आरटीआई एक्टिविस्ट को डीएम, एसएसपी, डीजीपी, डीआईजी, इन सबको आदेश है कि ऐसा कोई आरटीआई एक्टिविस्ट है जिसके साथ वास्तव में भ्रष्टाचार के पोल को खोलने में अगर उसके जान माल का खतरा है तो आप उसे सुरक्षा देंगे। तो इतना करने के बाद भी मुझे जो है यहां के एसएसपी नैनीताल ने, यहां के डीआईजी ने, यहां के डीजीपी ने, इनने सुरक्षा नहीं दी, इन्होंने सुरक्षा नहीं दी। और जो मेरे ऊपर कल घटना घटी है, अगर कल मेरे साथ सुरक्षा होती, आप सोचिए, अगर 2 मेरे पास असले वाले गनर होते तो मुझे लगता है अभी मैंने हथियार उठाना छोड़ा है, चलाना नहीं छोड़ा है, ध्यान रखना। तो हम भी जो है उनको वही ढेर कर देते। लेकिन यहाँ के एसएसपी, यहाँ के डीआईजी, यहाँ का डीएम, यहाँ का कमिश्नर, इन सबको बताने के बाद भी मुझे सुरक्षा नहीं दी। कल मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ है, ये सारे अधिकारी भी इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो लाए पाने का मेरा मामला है, देखिए क्षेत्रवासियों, आज मेरे साथ एक घटना घटी है, कल आप लोगों के साथ भी ये घटना घटेगी, किसी के साथ भी। क्या सत्य की आवाज कोई नहीं उठाएगा? राज्य को डूबने दें, राज्य को गर्त में जाने दें, राज्य को चौपट होने दें और तलवे चाटना, चाटुकारी करना करें? अरे इससे तो मर जाना अच्छा है। मैं ऐसा मरना पसंद करूंगा। मैं लड़ते लड़ते, संघर्ष करते करते इस भ्रष्टाचार की पोल खोलने के लिए मर तो जाऊंगा, लेकिन झुकूंगा नहीं। दूसरी बात, जिन हमलावरों ने मुझ पर यह अटैक किया है, मैं उनको भी बताना चाहता हूं कि तुमने किसके कहने पर यह काम किया, तुम्हारा आका कौन है, तुम किसके इशारे पर यह काम कर रहे हो और तुम्हारा कप्तान कौन है। ये चीजें बहुत जल्द निकल कर आएंगी। मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, देखो, मेरा तुम हमलावरों से, मेरी किसी से कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। मेरी लड़ाई भ्रष्टाचार से है, राज्य को बचाने से है, जनता के विकास से है, जनहित से है और अपने समाज, अपने क्षेत्र से है। मेरा व्यक्तिगत आज तक किसी से कोई लड़ाई नहीं है। दूसरी बात, पूरे उत्तराखंड राज्य में मेरे नाम से कोई खनन पट्टा नहीं है, कोई स्टोन कैसर नहीं है, मैं किसी विभाग में कोई ठेकेदार नहीं हूं, मेरा कोई बिजनेस नहीं है, मैं कोई प्रॉपर्टी डीलर नहीं हूं, मैं जमीन खरीद फरोख्त वाला नहीं हूं, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं 6,000 रुपये प्रति मासिक श्रीमान तहसीलदार हल्द्वानी के द्वारा प्रदत्त जारी सर्टिफिकेट, 6,000 रुपये मासिक आय मेरी, ये तहसीलदार महोदय हल्द्वानी के द्वारा प्रमाणित किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि जब 6,000 रुपया मेरी मासिक आय है तो मैं कितने बड़े काम करता हूँ। मैं एक ही काम करता हूँ, अपने क्षेत्र की रक्षा, अपने क्षेत्र का विकास, जनता की समस्याओं का समाधान, राज्य का विकास, क्षेत्र का विकास, भ्रष्टाचार का सफाया। यही लोग तो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं।
आज जब मैं जीरो टॉलरेंस के लिए लड़ रहा हूं, तो अपनी जान बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए तुम मुझे सुरक्षा नहीं दे रहे हो, तो सीधे तौर पर राज्य के मुख्यमंत्री जी, खनन माफियाओं को, इनको आपका संरक्षण है। ये सब डूबने वाले हैं, पूरी पोल खुलने वाली है और आप भी इस आग की लपेट में 100% आ रहे हैं। स्पष्ट रूप से मैंने दर्जनों बार मुख्यमंत्री के ओएसडी को, यहां के डीएम को, कमिश्नर को, सभी को कहा कि भैया मेरे पास पत्रावलियां हैं, मुख्यमंत्री जी से मेरी मुलाकात कराओ। अगर मैं चोर होता तो मुख्यमंत्री से मैं कह रहा हूं कि पत्रावलियों को पढ़ो, अगर ये तुमने किया है तो ठीक है, अगर तुम्हारे पीठ पीछे हुआ है तो इन्हें दंडित कौन करेगा? क्या मेरी मांग गलत है? तो अगर मुख्यमंत्री जी आप सही होते तो आपने पिछले 3 महीने में कम से कम आप 5-6 बार हल्द्वानी आ गए, देहरादून में टाइम लिया, आप कहीं नहीं मिले। तो इससे सुस्पष्ट सिद्ध होता है मुख्यमंत्री जी, भ्रष्टाचार में, करोड़ों के घोटालों में, खनन के मामलों में, न्याय के मामलों में जो भ्रष्टाचार हुआ है, 101% मुख्यमंत्री जी आपकी भागीदारी इसमें है। मुझे कोई इसमें कहने में त्रुटि नहीं है। उत्तराखंड वासियों, अब मैं आपको एक ऐसा उदाहरण आपके सामने पेश करता हूं। आप लोग न्याय करना। माननीय उच्च न्यायालय ने जो है अभी जनहित याचिका 112 2024 भुवनचंद पोखरिया बनाम स्टेट में जो है, जो पक्षकार, इसमें जो मुख्यमंत्री जी पक्षकार हैं और राज्य सरकार के सीएससी पक्षकार हैं, दिस इज द ऑर्डर शीट फ्रॉम द PIL 112/2024, जिसमें न्याय के क्षेत्र का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट्स हायर किए गए थे। तो इसमें मैं आपको एक ऑर्डर पढ़ा रहा हूं। इसमें जो है माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा 24/9/2024 को हॉनरेबल चीफ जस्टिस रितु बहारी, हॉनरेबल जस्टिस रेस्पेक्टेड राकेश थपलियाल, विद्वान न्यायमूर्तियों के द्वारा एक आदेश पारित किया गया था। द चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड इज डायरेक्टेड टू फाइल हर पर्सनल एफिडेविट ब्रिंगिंग ऑन रिकॉर्ड द लेटर डेटेड 24/7/2024 बिफोर द नेक्स्ट डेट ऑफ द लिस्टिंग। ये जो है 24/9 का उत्तराखंड राज्य की मुख्य न्यायाधीश की डबल बेंच महोदया का यह फैसला था। इसमें होना क्या था कि जो न्याय के क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार हुआ था, जो करोड़ों का जो इन्होंने जो वारे न्यारे किए, उसमें राज्य जनता के पैसे को जो है इन्होंने पानी की तरफ डुबाया, उसमें माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय की पीठ ने कहा था कि राज्य सरकार के मुख्य सचिव जो है सारे प्रकरण में वकील कब रखे, कैसे रखे, क्या रखे, कैसे भुगतान हुआ, क्या इशू था, इस सारे प्रकरण में चीफ सेक्रेटरी 17/10/2024 नियत तिथि से पूर्व अपना पर्सनल एफिडेविट दाखिल कर दें कि हां भाई ये सारा काम सही हुआ है। तो अब मैं सारे उत्तराखंड के बुद्धिजीवी लोगों, समस्त उत्तराखंड वासियों, विद्वान अधिवक्ताओं, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, 17/10/2024 को राज्य की मुख्य सचिव के द्वारा पर्सनल एफिडेविट प्रस्तुत क्यों नहीं किया गया? ये लाइव संवाद के माध्यम से राज्य की मुख्य सचिव महोदया, आप भी उत्तराखंड राज्य की जनता को बताइए कि आपने 17/10/2024 से पूर्व माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में जो है पर्सनल एफिडेविट जो है उक्त PIL में, उक्त प्रकरण में आपने प्रस्तुत क्यों नहीं किया गया? ये आपसे पूछना चाहता हूं, जनता से भी। उसके बाद क्षेत्रवासियों, मेरे द्वारा, क्योंकि मेरे लिए भारत का संविधान सर्वोपरि है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मेरे आराध्य हैं। अगर आज भारत का संविधान नहीं होता शायद तो हम जैसे लोगों को जिस तरीके से ये नंगी तलवारों से काट रहे हैं, शायद कब के काट चुके होते। तो देखिए, जब राज्य के मुख्य सचिव के द्वारा निर्धारित 17/10/2024 को प्रति शपथ पत्र दाखिल नहीं किया गया, वो शपथ पत्र कोई मेरे व्यक्तिगत शपथ पत्र है क्या? वो तो राज्य में तुमने जो भ्रष्टाचार किया है, माननीय न्यायालय ने कहा है कि भैया इस पर आप प्रति शपथ पत्र राज्य की मुख्य सचिव दे दे कि भाई सारा काम सही है,
भुवन पोखरिया को हम कॉस्ट लगाएंगे, जेल भेजने तक के लिए भी न्यायालय ने कहा। तो मैंने कहा माननीय न्यायालय इसके विद्वान न्यायाधीश महोदय से, महोदय अगर इन याचिकाओं में मेरा व्यक्तिगत हित छुपा होगा या जनता का हित नहीं होगा या कोई एविडेंस झूठा होगा तो मैं यहीं से जेल जाने को तैयार हूं। जब इन्होंने 17/10 को राज्य के मुख्य सचिव ने, जब इनको प्रेशर पड़ा, इनकी गले गले आई, 17/10 को इन्होंने जो है पर्सनल एफिडेविट दाखिल नहीं किया। राज्य के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जो एक्सटेंशन पर चल रही है, जो मुख्यमंत्री के जो है वरद हस्त से बैसाखी पर चल रही है, कहना चाहिए, नहीं किया। मेरे द्वारा कोर्ट ऑफ कंटम 426 2024 दाखिल की, क्षेत्रवासियों, उत्तराखंड वासियों, कोर्ट ऑफ कंटम 426 2024 दाखिल की कि राज्य के मुख्य सचिव के द्वारा 24/9/2024 को जो आदेश पारित किया गया था प्रति शपथ पर दाखिल करने का, वह दाखिल नहीं किया गया है, इसे जल्द दाखिल कराया जाए। आज जो है इसमें तिथि थी, आप लोग न्याय कीजिए, देखिए आज इसमें निर्णायक तिथि थी, 58 नंबर मेरा था और श्रीमान विद्वान न्यायाधीश श्रीमान पंकज पुरोहित सर की कोर्ट में यह मामला 58 नंबर पर कोर्ट ऑफ कंटम फ्रॉम द चीफ सेक्रेटरी स्टेट ऑफ उत्तराखंड, ये मैटर लगा था। और देखिए आपको मैंने पूरी कहानी बता दी। अगर चीफ सेक्रेटरी या इनकी राज्य सरकार, मुख्यमंत्री, सीएससी, ये सब लोग पाक साफ थे, तो मुख्य सचिव ने 17/10/2024 से पूर्व प्रति शपथ पत्र माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल क्यों नहीं किया, ये मैं उत्तराखंड की जनता से पूछना चाहता हूं। अब बात आती है, कल शाम को 5 बजे मैं अपने बच्चों को लेके आ रहा हूं। 3-4 दिन से मेरी रेकी की जा रही है कि मुकदमे इस पे लगा है, ये डर ही नहीं रहा, जेल इसको भेज दिया, ये नहीं डर रहा है। तो उसने कहा ऐसा करो, इसको तलवारों से काट दो, इसके परिवार को इतना भयभीत कर दो कि घर से ही ना निकले, ये मेन उद्देश्य था। लेकिन मारने वाले से अभी बचाने वाला ज्यादा है। ये देवभूमि है क्षेत्रवासियों, मां न्याय की देवी कोर्ट गाड़ी विचार करेगी, मां हाट कालिका विचार करेगी, मेरे न्याय के देवता गोयल जी विचार करेंगे, चितई गोयल जी विचार करेंगे, मेरे इष्ट देव गुरु गोरक्षनाथ विचार करेंगे, मेरे साथ जो हुआ है ये सब न्याय के देवता शनिदेव विचार करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये घटना घटी है और इसके बाद भी, इतना होने के बाद भी जो आज की घटना हुई है, देखिए जब कल मैंने इनको अपने परिवार के असुरक्षा के बारे में, जान के बारे में जब घटना के बाद बताया, सारी बातें हुई, तो 2 सिपाहियों को जो है थाना अध्यक्ष चोरगलिया ने मेरे आवास पर भेजा। 2 सिपाही मेरे आवास पर रहे और हमें भी काफी सुकून महसूस हुआ, परिवार को भी महसूस हुआ। और उसके बाद जो है मुझे माननीय उच्च न्यायालय आना था। मैंने यहाँ के एसएसपी इन सभी को सूचना दी थी थाना अध्यक्ष महोदय के माध्यम से कि भाई कोर्ट ऑफ कंटम जो है वो निर्णायक है और कहीं ना कहीं इस कोर्ट ऑफ कंटम का जो मामला है, इसका जो निर्णय है वो मेरी जान से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए मुझ पर अटैक हुआ। मुझे जो है न्यायालय में जाने के लिए सुरक्षा प्रदान की जाए। मैं मजबूती के साथ न्यायालय में अपना पक्ष रखूंगा, मैं डरने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मुझे सुरक्षा में उत्तराखंड की सरकार, स्टेट, एसएसपी नैनीताल, ये सब मुझे सुरक्षा में माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए ले चले। यहां से बड़ी हैरत की बात है, एक सिपाही मेरे साथ आते हैं क्षेत्रवासियों, और जब वो सिपाही मेरे साथ आते हैं और हम कोर्ट को जा रहे हैं तो नैनीताल से लगभग 5-6 किलोमीटर पहले उस सिपाही के पास चोरगलिया थाने से फोन आता है कि आप जो है एसएसपी नैनीताल का फोन आ चुका है, आप तत्काल भुवन पोखरिया को छोड़ दीजिए। देखिए मतलब पुलिस भी, क्योंकि भाई सैया कोतवाल तो डर किस बात का, जब मुख्यमंत्री की सर पर सब काम हो रहा है सही पर। तो देखिए उस गनर को जो है बल्दिया खान से 3-4 किलोमीटर आगे उस गनर ने मेरा साथ छोड़ दिया। उसने कहा मेरे को थाने से फोन आ गया भैया, एसएसपी ने जो है कह दिया कि छोड़ दो भुवन पोखरिया को। वहां से जो है मैं, क्योंकि मैं डरने वाला व्यक्ति नहीं हूं, जब तक मेरा ईश्वर परमपिता परमेश्वर मेरा आराध्य मेरे साथ है, मेरी गौ माता का आशीर्वाद मेरे साथ है, महाकाल का आशीर्वाद मेरे साथ है, मुझे कोई डर नहीं। मैं न्यायालय गया और न्यायालय में अपने टाइम पर उपस्थित हुआ। किन्हीं कारणों से माननीय न्यायाधीश आज नहीं बैठे, तो जो 16 की जो कोर्ट ऑफ कंटम की जो तारीख थी वो 26 तारीख नियत की गई। अपनी तारीख लेकर के आया और उसके बाद चोरगलिया थाने में आया। कुछ प्रोसीडिंग के काम थे, कुछ बयान के काम थे, कुछ उनसे चर्चा थी।
उस पर चर्चा हुई। तो आप सभी ने मुझे जो हजारों हजारों के रूप में जो मुझे कमेंट करके मुझे मेरी ताकत को बढ़ाने का काम किया है, नौजवान साथियों, मेरे क्षेत्रवासियों, मेरे चाहने वालों, मैं आप सभी के मान सम्मान की रक्षा करूंगा। मैं लड़ करके लड़ाई को लड़ करके अपना हक मांगने वाला व्यक्ति हूं। मैं राज्य के लिए लड़ रहा हूं। ये 3000 करोड़ अगर रुपया वापस आ गया, दिल से बताओ, ये बेरोजगारों के लिए क्या सौगात नहीं हो सकती? अरे मुख्यमंत्री जी, किस विकास की बात करते हो? बात करते हो इन्वेस्टर मीट की, विदेशों से यहां लोगों को बुला के रोजगार देने की बात करते हो। एक माँ, एक बहन, एक बेटी इतनी लाचार थी कि टैक्सी की गाड़ी की छत में उसको रख करके बागेश्वर ले गई। तुमने तो मानवता की सारी हदें ही पार कर दी। लेकिन भगवान से डरो धामी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं। दूसरी बात, पुलिस प्रशासन का मुझ पर दबाव पड़ रहा है कि जो तुमने कल फेसबुक कॉल से राज्य के मुख्यमंत्री का नाम लेकर के जो वीडियो डाले उन्हें तत्काल हटाओ, तुम पर मानहानि का मुकदमा करेंगे। ऐसा पुलिस का मुझे बार बार दबाव पड़ रहा है। मैं उन पुलिस के अधिकारियों से कहना चाहता हूं, ये भारत का संविधान है। इस भारत के संविधान के हिसाब से मैंने मुख्यमंत्री के विरुद्ध मेरे पास पर्याप्त साक्ष्य एविडेंस हैं और स्पष्ट रूप से आज पुनः कह रहा हूं, मेरे पर जो हमला हुआ है, मेरी जान लेने का जो प्रयास किया गया है, ये राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह पर, राज्य के मुख्यमंत्री के कहने पर खनन माफियाओं के द्वारा ये काम किया गया है। ये बात मैं पुनः आज कह रहा हूं। रही बात मानहानि की, आप मानहानि के जितने मुकदमे हैं करो। जब मैं कल उतनी बड़ी मौत से बच सकता हूं, ऐसे तो मैं दर्जनों मुकदमे ऐसे उड़ लूंगा, ऐसे जैसे मुखलर मैंने उड़ा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं पुलिस के अधिकारियों से, एसएसपी नैनीताल, मेरा परिवार पूरे खतरे की जद में है। मेरी बेटी बाहर पड़ती है, मेरा बेटा बाहर पड़ता है, मेरी बहनें बाहर हैं। मेरे परिवार को, मेरे निकट रिश्तेदारों को अपनी जान का पूरा खतरा है, क्योंकि अब तो ये मुझे छोड़ेंगे ही नहीं, मुझे मार ही देंगे, क्योंकि अब मेरे को मारना इनके लिए बहुत जरूरी हो चुका है। एक बात मैं कहना चाहता हूं पुलिस के अधिकारियों से जो बार बार मुझे दबाव दे रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री का नाम क्यों ले रहे हो, मैं तुमसे और उत्तराखंड की जनता से एक बात कहना चाहता हूं। जो स्कॉर्पियो में कल मेरे साथ घटना घटी, वो स्कॉर्पियो किसकी थी? कौन लोग सवार थे? नंगी तलवारों को लेके कौन लोग आए थे? आपने अभी तक, सीसी कैमरों की व्यवस्था है, सारी व्यवस्था आज पुलिस के पास है, पुलिस आधुनिक तकनीक से लैस है। अभी तक तुम लोगों ने, एसएसपी नैनीताल, अभी तक तुम लोगों ने उस स्कॉर्पियो, उसमें सवार बदमाशों को, नकाबपोशों को, जिन्होंने मुझ पर, मेरे परिवार पर तलवारों से, नंगी तलवारों से जानलेवा हमला किया, उनको पकड़ने का काम तुमने अभी तक नहीं किया। इससे सिद्ध होता है जितनी जितनी देर इनको पकड़ने में लगाओगे, उतनी देर ये स्पष्ट इसका रिजल्ट जाएगा कि ये मुख्यमंत्री की सह पर काम हुआ है। और धीरे धीरे इस मामले का मटिया मेट करो। ये तुम पुलिस के अधिकारी करने वाले हो। तुम रस्सी का सांप भी बनाओगे, अभी तुम बहुत खुरापातें करोगे, लेकिन परम पिता परमेश्वर से डरो। तुम पुलिस के अधिकारी, तुम्हारे भी बच्चे हैं, आन औलाद है। मेरे बच्चों के आंसू, ये ध्यान रखना, मेरे बच्चों के, मेरी पत्नी के, मेरे बीमार माता पिता के आंसू तुम्हें लगेंगे। ये न्याय देवता वेलजू के चरणों में ये आंसू गिरे हैं। मेरे परिवार के आंसू, मेरी बेटियों के आंसू, मेरी बेटियां बाहर हैं, रोने में ही हैं, उनके आंसू तुम पुलिस के अधिकारियों को लगेंगे। ये ध्यान रखना। अपने आका की उतनी ही मदद करना जितनी झेल सको। दूसरी बात, मुझे इतना खतरा बढ़ गया है, मेरे पास जो रिकॉर्ड है, मेरे पास सारे रिकॉर्ड एविडेंस हैं। अब मेरे घर पर भी हमला होगा, मुझ पर भी हमला होगा, मेरे सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करने का प्रयास किया जाएगा। साक्ष्य, अभिलेख, पत्रावलियां, आरटीआई रिपोर्ट्स एंड अदर, ये सारी चीजों को जो है नष्ट करने का काम किया जाएगा। इसलिए मुझे भ्रष्टाचार के खुलासे के लिए, अपने लिए नहीं, अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए या किसी गलत उद्देश्य से भुवन पोखरिया को सुरक्षा नहीं चाहिए। मुझे सुरक्षा चाहिए अपने राज्य के हित के लिए, जनता के हित के लिए।
जनता की मेहनत की गाड़ी कमाई को तुमने जो करोड़ों करोड़ों रुपया उत्तराखंड राज्य को लूटने का काम किया है। बाबा केदार, साक्षात अगर बाबा केदार होंगे धामी जी, तुम्हारा चेहरा बेनकाब होगा। तुमने आज एक ब्राह्मण भिक्षुक के परिवार को, उसकी मां को, उसके बच्चों को रुलाने का, आंसू दिलाने का काम किया है। और तुम्हें ब्रह्म दोष भी लगेगा, तुम्हें ब्रह्म दोष लगेगा, ये दिखेगा यहां, ये न्याय की देवी दिखाएगी। इसलिए और सुनो क्षेत्रवासी, एक बहुत जोरदार बात, जिला प्रशासन ने, तत्कालीन डीएम सविन बंसल ने 2020-21 में मेरे पास शस्त्र का लाइसेंस था, डबल बैरल गन थी मेरे पास, बगैर किसी आर्म एक्ट के दुरुपयोग के मेरा शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया। आरोप क्या लगाया? ये स्टोन कैसरों का विरोध करता है, ये खनन का विरोध करता है, ये मुझ पर एलिगेशन था। आपके आशीर्वाद से लड़ाई लड़ी कुमाऊं कमिश्नर के यहां से, जो शस्त्र लाइसेंस निरस्त किया था वो भी जीता और शस्त्र बहाल भी हुआ। आज की डेट में मेरा डबल बैरल शस्त्र को इन्होंने मुझे 2 साल बाद जंग लग करके खत्म करके मेरा शस्त्र मुझे दिया है। उसके लिए कमिश्नर के पास गया न्याय मांगने के लिए कि कमिश्नर साहब, आज 2 साल बाद मैं जीता हूं बगैर केस, बगैर दोष के। पहले तो तुमने मेरा शस्त्र निरस्त करा, वो मेरी आत्म सुरक्षा के लिए था, उसका यूज क्या था। उसके बाद तुम लोगों ने 2 साल उसको माल खाने में, बारिश में उसके ऊपर टपका, जंग लग करके मेरी जो गन थी, मेरा शस्त्र था, वो समाप्त करके मुझे दिया। शस्त्र के नवीनीकरण से भी मुझे वंचित रखा और आज वो शस्त्र न मेरा नवीनीकरण है न नवीनीकरण हो सकता। उस शस्त्र का मैं क्या करूंगा बताओ, जिसका जंग लग कर खत्म करके दिया। ऐसा काम भी इन लोगों ने मेरे साथ किया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जिलाधिकारी नैनीताल, LIU, अभिसूचना इकाई, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये जो मामले हैं मैं CBI तक नहीं छोड़ूंगा। ध्यान रखना, मेरी जान चले जाए मुझे इससे मतलब नहीं है, लेकिन 26 तारीख तक पहले स्टेप में मुझे 2 गनर चाहिए, 2 गनर, तेज तर्रार चटक। मैं बताऊंगा कैसे भ्रष्टाचार खुलता है कायदे से काम। ये तुम्हारी विजिलेंस का काम है, तुम्हारी SIT का काम है, तुम्हारी पुलिस का काम है। हम जैसे लोग अपने परिवार को रुला रुला कर, अपनी जान को हथेली पर रख करके तलवारों से कटने को तैयार, मरने को तैयार, काहे के लिए? राज्य के भ्रष्टाचार को खोलने के लिए। और तुम लोगों ने मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर जो घटना की है, ये भगवान भी विचार करेगा। मैं पुलिस के अधिकारियों से कहना चाहता हूं, मुझे अभी से, मेरे परिवार को अगर खरोंच भी आती है, मेरी बेटियां बाहर हैं, ध्यान रखना। मैंने भी शस्त्र न उठाने की कसम खाई है, शस्त्र नहीं चलाने की नहीं खाई है। परशुराम को शस्त्र उठाने के लिए विवश मत करना। मेरे पास भी टीमें हैं, मैं भी 2020 की बैटिंग करना जानता हूं और मैं तो अपने हाथ का कारीगर हूं। मुझे कोई शूटर वूटर नहीं चाहिए किराए के टट्टू, मैं खुद का शूटर हूं, अपने हाथ का कारीगर हूं। इसलिए पुलिस के अधिकारियों, इस मामले को खोलो। 12 घंटे के अंदर, अगर कल को, मैं आज ऐलान कर रहा हूं, अगर कल 12 बजे तक वो स्कॉर्पियो, अब कहां गई स्कॉर्पियो? उड़ गई। यानी कि पूरा गोलापार का गांव, इधर चोरगलिया का गांव, बीच में जंगल, स्कॉर्पियो नंगी तलवारों से लेकर के खुलेआम गुंडागर्दी का रूप बना करके स्कॉर्पियो आई, वहां से वापस चले गई। कहां है तुम्हारे कैमरे? कहां है तुम्हारा साइबर, दुनिया भर की चीजें, आधुनिक पुलिस? कहां है SSP बताओ? इसलिए 12 घंटे के अंदर अगर मेरे ऊपर जिन्होंने हमला किया, उन हमलावरों को पकड़ना बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है, उन हमलावरों के द्वारा मैं आका तक पहुंचना चाहता हूं, मगरमच्छ तक पहुंचना चाहता हूं। ये षड्यंत्रकारी कौन है जो मुझे मरवाना चाहता है?